नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है अब की बार किसकी सरकार का। सबसे पहले बात आज होगी उत्तर प्रदेश की। यूपी में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासी बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी लगातार मंगेश के एनकाउंटर को मर्डर करार दे रही है। आज अखिलेश यादव ने फिर से इसी मुद्दे पर यूपी पुलिस और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन मंगेश यादव की सच्चाई क्या है, अब आपको वो मैं समझा रही हूं। यूपी पुलिस ने आज लखनऊ में एक और सीसीटीवी फुटेज जारी किया। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। सीसीटीवी में जिन 5 बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान पर डकैती डाली थी, उनकी एकदम क्लियर पिक्चर जारी कर दी है। इसके थोड़ी देर बाद यूपी एसटीएफ ने डकैतों के बकायदा नाम लिखकर तस्वीरें जारी की। ज्वेलरी दुकान में जो बदमाश हथियार लहराते हुए अंदर दाखिल हुए थे, उनमें अंकित, अरबाज, अनुज प्रताप सिंह, फुरकान और मंगेश यादव शामिल है। मंगेश यादव हल्की ब्लू कलर की शर्ट और पैंट पहने हुए आपको नजर आ रहा होगा। उसके हाथ में हथियार भी है। 5 डकैतों में वो सबसे पीछे, देखिए 5वें नंबर पे आपको नजर आ रहा होगा। इस फुटेज के सामने आने के बाद मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जाति का एंगल देखने वालों को जवाब मिल गया है। जो लोग एसटीएफ और यूपी पुलिस पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगा रहे थे, उन्हें भी जवाब मिल गया। जो लोग ये कह रहे थे कि डकैती के दिन मंगेश यादव अपनी बहन का एडमिशन कराने स्कूल गया था, उन्हें ये तस्वीरें बड़े ध्यान से देख लेनी चाहिए। डकैती के पहले अपने घर पर था, उन्हें अब ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि डकैती के वक्त मंगेश यादव अपने घर पर नहीं था, बल्कि कहां था? ज्वेलरी शॉप पर। मंगेश यादव सुल्तानपुर में था। हथियार लहराते हुए वो ज्वेलरी की दुकान के भीतर घुसा था, डकैती में शामिल था। सीसीटीवी में उसकी पूरी की पूरी सच्चाई, पूरी की पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई है। एसटीएफ और यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को अब एक और तस्वीर में दिखाऊंगी, वो भी बड़े ध्यान से देखनी चाहिए। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, रायबरेली में एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। इसमें आपको डकैती में शामिल विपिन सिंह गिरोह के त्रिभुवन को देख सकते हैं। त्रिभुवन वहां बोलेरो में डीजल भरवाते हुए कैद हुआ। दरअसल पुलिस ने पूरे साइंटिफिक तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया। सुल्तानपुर से लेकर रायबरेली और जौनपुर की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों में जितने भी सीसीटीवी लगे थे, उसे बारीकी से चेक किया। उसके बाद करोड़ों की लूट के गुनाहगारों और उनके भागने के तमाम रास्तों की जांच पड़ताल की। फिर एक एक कर उनकी गिरफ्तारी की गई थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। पिछले काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, दिल्ली एम्स में उनका इलाज जारी था। सीताराम येचुरी की निधन की खबर आई है। आपको बता दें, दिल्ली एम्स में सीताराम येचुरी को इमरजेंसी में 1 हफ्ते पहले एडमिट कराया गया था। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। सीताराम येचुरी के निधन की ये दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीपीएम के दिग्गज नेता सीताराम येचुरी माने जाते रहे हैं और बताया जा रहा है कि सीताराम येचुरी का निधन हो चुका है। सीपीएम के नेता हैं, काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते रहे हैं और पिछले लंबे समय से उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब चल रहा था। ये खबर सामने आ रही है कि अब उनका निधन हो चुका है। 72 साल की उम्र उनकी बताई जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में भर्ती थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 1 हफ्ते पहले इमरजेंसी में एडमिट कराया गया था। तब से लेकर अब तक उनका इलाज जारी था। इसके पहले भी बीच बीच में उन्हें चेकअप्स के लिए एम्स में भर्ती कराया जाता रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय से बीमार थे। लंबी बीमारी के बाद सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी का निधन हुआ है। और अगर हम इनके करियर की बात करें तो फिलहाल महासचिव का पद इस वक्त वो संभाल रहे थे। मेरे साथ विजय लक्ष्मी जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी, सीताराम येचुरी के निधन की ये दुखद खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद खबर है। एम्स में वो भर्ती थे, लंग इन्फेक्शन को था और उसके अलावा फंगल कुछ इन्फेक्शन भी थे। काफी क्रिटिकल उनकी तबीयत जो है पिछले कुछ दिनों में जब उनको एम्स में भर्ती कराया तब से थी और अब ये दुखद खबर सामने आई है। एक बड़ा, अगर हम कहें राजनीतिक जगत को एक बड़ी क्षति उनके जाने से होगी, क्योंकि पोलित ब्यूरो के मेंबर थे 1992 से। इसके अलावा महासचिव थे सीताराम येचुरी सीपीएम के। तो एक बड़ी क्षति
जहां तक बात की जाए वाम दलों की या और उसके अलावा भारतीय राजनीति की, क्योंकि एक बड़ी महान शख्सियत सीताराम येचुरी की थी। काफी दिनों से बीमार वो चल रहे थे और एम्स में उनको भर्ती कराया गया था लंग इन्फेक्शन के चलते, लेकिन उसके बाद उनका इलाज भी वहां पर चला। पर आज अब से थोड़ी देर पहले ही उनके निधन की दुखद खबर आई है। बिल्कुल, एक बार सीताराम येचुरी के बारे में आपको बता दें तो सीताराम येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1952 को तमिलनाडु में हुआ था। हैदराबाद में इन्होंने अपनी स्कूली जो शिक्षा है वो प्राप्त की और उसके बाद राजनीति में भी आए। 1975 में येचुरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने। आपातकाल का विरोध करने के चलते इन्हें जेल भी जाना पड़ा था और बहुत ही दिग्गज नेता माने जाते थे, रणनीतिकार माने जाते थे और आपको बता दें कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के एम्स में भर्ती कराए गए थे। इससे पहले भी बीच में उन्हें चेकअप्स के लिए भर्ती कराया गया था और अभी पिछले एक हफ्ते की मैं बात करूं तो एक हफ्ते से सीताराम येचुरी का जो इलाज है वो दिल्ली एम्स में चल रहा था और अब ये खबर आ रही है कि सीताराम येचुरी हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन की ये दुखद खबर सामने आई है। हालांकि देखिए, सीताराम येचुरी के अगर मैं बात करूं तो कई बार वो विवादों में भी रहे, अपने बयानों को लेकर भी, अपने मूव्स को लेकर, अपने स्टैंड्स को लेकर भी कई बार सवालों के घेरे में आए। लेकिन हर चीज अगर कोई भी विषय होता था तो सीताराम येचुरी का स्टैंड उस पर आपको बता दें कि एकदम वो क्लियर रखते थे और काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते रहे हैं। सीपीएम के महासचिव का पद उन्होंने संभाला था। जुलाई 2005 में येचुरी पहली बार पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सदस्य के तौर पर चुने गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात हम उत्तर प्रदेश की करेंगे। सुल्तानपुर डकैती में पुलिस ने ये जानकारी दी है, जो बार बार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों को लेकर अब कम से कम ये क्लैरिटी जरूर हो गई है कि जो फर्जी एनकाउंटर बताया जा रहा था, जिसे जाति का एंगल दिया जा रहा था, अब इन फुटेज के सामने आने के बाद कम से कम उन राज से पर्दा जरूर उठ गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है कि 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया। दोनों मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी की गई थी। इनमें एनकाउंटर में मारा गया मंगेश यादव भी शामिल था। जौनपुर में एक मोटरसाइकिल 20 अगस्त को डॉक्टर सुभाष सिंह अस्पताल के सामने से चोरी की गई थी। मोटरसाइकिल की चोरी में मंगेश के साथ अजय भी शामिल था। ये जो सीसीटीवी इस वक्त आप देख रहे हैं, ये फुटेज जो आप देख रहे हैं, ये 20 तारीख की है, जिसमें 2 बदमाशों को आप साफ तौर पर देखिए भागते हुए, निकलते हुए देख सकते हैं। और ये जो बाइक आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, ये बाइक चोरी की थी। यूपी पुलिस ने सवाल उठाने वालों को जवाब देने के लिए एक और सीसीटीवी जारी किया। यह सीसीटीवी 13 अगस्त का है। इसमें विपिन सिंह गिरोह के 2 बदमाश सचिन और विपिन सिंह सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की रेकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले रेकी की गई, बहुत बारीकी से रेकी की गई थी, तब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। दोनों दुकान के सामने कभी आगे बढ़े तो कभी खड़े होकर दुकान की तरफ निहारते नजर आए। वहां लगे सीसीटीवी में दोनों की तस्वीरें कैद हुई थीं, जिन्हें अब पुलिस ने सबूत के तौर पर रिलीज किया है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने मंगेश यादव पर खुलासा किया कि वो 3 महीने से घर से गायब था। वो पहले भी जेल जा चुका है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी पुराना रहा है। ये बात पुलिस को खुद उसके घर वालों ने ही बताई है। अखिलेश यादव बार बार मंगेश यादव की हत्या को लेकर सवाल उठा रहे थे। इसे फर्जी एनकाउंटर करार देने की कोशिश कर रहे थे। इसके हाई लेवल जांच की भी मांग उनकी ओर से की गई थी। इसमें हमारे पास वीडियो है, जब उनकी बहन और माताजी के द्वारा खुद बताया जा रहा है कि वो 3 महीने से यहाँ नहीं है। अच्छा, कै भाई है आपका? एक ही। क्या नाम है? मंगेश यादव। मंगेश यादव। कहाँ रहते हैं वो? मुंबई। मुंबई हैं? कितने दिन से? 2 महीने। 2 महीने से घर नहीं आए? नहीं अभी नहीं। मंगेश यादव की मां ने भी पुलिस और एसटीएफ को यही जानकारी दी कि वो 3 महीने से मुंबई में है। जो लोग ये कह रहे थे कि वारदात के दिन मंगेश घर पर था, तो क्या अब उन्हें मंगेश की मां पर भी यकीन नहीं है? मां ये साफ साफ बता रही है कि मंगेश 3 महीने से मुंबई कमाने गया हुआ था, लेकिन मंगेश ना तो मुंबई में था और ना ही घर पर था। वो सुल्तानपुर में करोड़ों की लूट में शामिल था। यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। क्या लगती हो मंगेश के? उनकी बहन
मंगेश कै बार जेल गए हैं? सर 2 बार। 2 बार? कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर। अच्छा, वो खा के मार के यहाँ शहर। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे हो 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ हाँ सर यहाँ पे नहीं। ठीक। शादी हुआ है उसका? नहीं शादी। कै लड़के हैं आपके? एक ही लड़का है। पुलिस ने आज लखनऊ में सुल्तानपुर डकैती और मंगेश यादव के बारे में कई बड़े खुलासे किए। सुल्तानपुर डकैती का मास्टरमाइंड विपिन सिंह है, जिस गिरोह ने 28 अगस्त को सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ की लूट को अंजाम दिया था। उस गिरोह में मंगेश यादव भी शामिल था। लूट को अंजाम देने के लिए विपिन सिंह गिरोह ने कई महीने तक रेकी की प्लानिंग की। 13 और 15 तारीख को दुकान की रेकी करने भी पहुंचे। रेकी करने के बाद जौनपुर से 2 मोटरसाइकिल भी चोरी हुई और इनमें मंगेश यादव के साथ अजय भी शामिल था। पुलिस ने सबूत के तौर पर आज मंगेश यादव के घर का एक सीसीटीवी भी पेश किया, जिसमें मंगेश यादव की मां और बहन दिख रही हैं। पुलिस ने जब उनसे मंगेश यादव के बारे में पूछताछ की तो ये जानकारी सामने आई कि मंगेश यादव 1-2 हफ्ते से नहीं बल्कि पिछले 3 महीने से गायब था। सीसीटीवी में कैद मंगेश की मां ने यह बात खुद पुलिस और एसटीएफ को बताई थी, जिसे रिकॉर्ड किया गया था। जो लोग मोटरसाइकिल चोरी वाली थ्योरी को मनगढ़ंत बता रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने एक बात का डिटेल के साथ जवाब दिया है। वो भी सुनिए। इस घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी। चोरी में यह व्यक्ति शामिल था। साथ ही अजय और डीएम भी इस चोरी में शामिल थे। वो उस दुकान के अंदर घुसे थे। वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है, जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। पुलिस ने आज मंगेश यादव और डकैती के मास्टरमाइंड विपिन सिंह के बारे में कई और खुलासे किए। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहां डकैती डालने के लिए गिरोह 2 ग्रुपों में पहुंचा था। पहले ग्रुप 2 मोटरसाइकिल पर पहुंचा था, जिसमें मंगेश यादव, अंकित, अरबाज, अनुज प्रताप सिंह और फुरकान शामिल थे। दूसरा ग्रुप बोलेरो कार से पहुंचा था, जिसमें विपिन सिंह गिरोह के 3 डकैत शामिल थे। पहले ग्रुप को सोने चांदी के आभूषण लूटने और वहां पर बैठे लोगों को काबू करने का टास्क दिया गया था। दूसरे गिरोह को बैकअप और भागने के लिए बोलेरो में खड़ा किया गया था। दूसरे गिरोह में विपिन सिंह, विनय शुक्ला, दुर्गेश थे, जो कि दुकान के आसपास घेराबंदी करके खड़े थे, ताकि अगर कहीं आसपास के दुकानदार और लोग वहां बीच बचाव के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें काबू कर पाएं। पुलिस ने एक और खुलासा किया कि मंगेश यादव इससे पहले भी कई ज्वेलरी दुकानों की लूट में शामिल रहा है। वो विपिन सिंह गिरोह का एक्टिव बदमाश था। यह गिरोह इंटर स्टेट गैंग की तरह काम कर रहा था। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में डकैती डालने वाले इस गिरोह ने 5 मार्च को लखनऊ के मुकुंद ज्वेलर्स में भी लूटपाट की थी। और इतना ही नहीं, यूपी का बॉर्डर पार करते हुए इस गिरोह ने 2023 में सूरत में एक ज्वेलर के यहां डकैती डाली थी। जिस मंगेश को अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेता बचा रहे थे, उसके घर जाकर राजनीति अपनी चमकाने की कोशिश कर रहे थे। अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। इस घटना को अंजाम देने वाला जो गैंग लीडर था, उसका नाम विपिन सिंह है। विपिन सिंह द्वारा 5/3/17 को थाना चौक जनपद लखनऊ में मुकुंद ज्वेलर्स के यहाँ भी जो एक दुस्साहसिक डकैती घटना हुई थी, उसका भी लीडर यही था। और साथ ही 2023 में इसी प्रकार की घटना गुजरात में सूरत सिटी में एक ज्वेलर के यहाँ की गई थी। उसमें भी ये विपिन सिंह का गैंग लीडर नाम प्रकाश में आया था और ये काफ़ी समय तक जेल में रहा। यूपी में कानून व्यवस्था योगी राज का सबसे मजबूत पहलू है और इसीलिए विपक्ष ने सुल्तानपुर डकैती और मंगेश यादव के एनकाउंटर पर बवाल शुरू किया था, ताकि योगी के मजबूत पक्ष पर हमला करके उनके खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जा सके। लेकिन पुलिस और एसटीएफ ने उनके इस एजेंडे को मिट्टी में मिला दिया। डकैतों, माफियाओं और लुटेरों के खिलाफ योगी सरकार के अभियान से डरे विपिन सिंह ने वारदात के अगले ही दिन सरेंडर कर दिया। 3 सितंबर को एनकाउंटर में 3 और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन बाद 5 सितंबर को एसटीएफ ने मंगेश यादव को एनकाउंटर में ढेर किया। 6 दिन के बाद यानी कि 11 सितंबर को 4 और आरोपी दुर्गेश, विनय, अरविंद और विवेक को भी गिरफ्तार कर पुलिस ने लूट का माल भी बरामद कर लिया। पुलिस को स्पेशल जो टिप ऑफ मिला, उसके आधार में 4 अभियुक्त और गिरफ्तार किए गए, जिनका कमर्शियल नाम है
दुर्गेश प्रताप सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद यादव और विवेक सिंह, इन सभी के पास से और जैसे मैं पता पीसीआर में पूछताछ के दौरान अभियुक्त के द्वारा जो रिकवरी करवाए घटनास्थल पे वो करीब उसी संबंध में पीसी है, जिसमें करीब 2.25 किलो सोने का सामान बरामद हुआ है और काफ़ी सारे असले और वो बोलेरो कार भी बरामद हुई है, जिस बोलेरो कार को इन अभियुक्त ने घटना के दिन घटना करने के बाद बाइक से उतर के इस्तेमाल करके भागने के लिए इस्तेमाल किया था। बाकी जो अपराधी हैं उनसे बाकी पूछताछ और आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अखिलेश यादव ने लूट के माल पर भी सवाल उठाए थे कि अगर बदमाश पकड़े गए तो फिर माल कहां गया। पुलिस ने इसका भी जवाब दिया। पुलिस ने अब तक इस केस में 2.25 किलो गोल्ड ज्वेलरी और 20 किलो चांदी बरामद की है। इसके अलावा 47,000 कैश भी बरामद हुआ है। पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से भरत सराफा भी संतुष्ट है। पुलिस की कार्यशैली से खुश हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा इसमें निर्देशन था। प्रदेश का भी बहुत बड़ा इसमें एक सवाल था कि इस तरीके से हो रही, लेकिन हमें तो लगता है कि शासन भी सही चल रहा है। मुख्यमंत्री जी भी जिस तरीके से सब घटना का खुलासा हुआ और कि बहुत बड़ा उनका भी प्रयोग मतलब एक तरीके से योगदान रहा। और माननीय हमारे एसपी साहब और पूरा विभाग जिस तरीके से लगा था, मैं जीवन में सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हमारा माल मिलेगा, लेकिन आपकी कृपा से हमें पूरा माल मिला और हमारा ही माल है। इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं। पुलिस जब लखनऊ में सबूत पेश कर रही थी तब अखिलेश यादव सुल्तानपुर केस और मंगेश यादव पर नए सवाल उठा रहे थे। इन सबूतों के सामने आ जाने के बाद भी अखिलेश यादव मंगेश यादव के एनकाउंटर को फेक बता रहे हैं। एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में, और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है इनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं। हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप, अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या इनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। और भाजपा ने तो इतने इनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। कौन है, किसको इनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। सोचो, जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय किया। अभी कुछ नाम आए हैं तस्वीरों के साथ, अभी बहुत सारे नाम आना बाकी हैं, जिसमें बहुत जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी भी हैं।